इस कहानी को लेकर एक अजीब बात कही जाती है। लोग मानते हैं कि इस कहानी को बीच में छोड़ना ठीक नहीं होता। इसलिए अगर आपने ये वीडियो शुरू कर दी है तो एक छोटी सी सलाह है, इसे बीच में मत छोड़िएगा। नमस्ते दोस्तों, मुंबई से पुणे का सफर वैसे तो सिर्फ 3 से 4 घंटे का है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब आप एक्सप्रेसवे पर अकेले गाड़ी चला रहे होते हैं तो हर मोड़ पर एक नया खौफ आपका इंतजार कर रहा होता है। आज की कहानी समीर की है। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में अचानक आधी रात को मुंबई से निकलना पड़ा। उसे नहीं पता था कि सड़क पर जो खामोशी छाई है वो उसे किसी ऐसी रूह से मिलवाने वाली है जिसका ताल्लुक इस दुनिया से है ही नहीं। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं समीर की जुबानी। मेरा नाम समीर है। ये पिछले महीने की ही बात है। क्लाइंट की एक ज़रूरी मीटिंग के लिए मुझे अचानक रात के 12:30 बजे मुंबई से पुणे के लिए निकलना पड़ा। मेरी सफ़ेद रंग की सेडान एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही थी। मौसम काफ़ी सर्द था, हल्की धुंध छाई थी और पहाड़ों के बीच रास्ता धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। मैंने रेडियो ऑन कर दिया था ताकि नींद का झोंका ना आए। लोनावला का हिस्सा पार करने के बाद सड़क पर सन्नाटा और गहरा हो गया। ट्रक भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। करीब 2 बजे होंगे जब मैंने खंडाला का इलाका पार किया। तभी अचानक मेरी कार की डिजिटल क्लॉक के नंबर्स पागलों की तरह बदलने लगे। 2 बजे से सीधा 2:25 हो गया। मुझे लगा शायद सेंसर में कोई खराबी होगी। मैंने इग्नोर कर दिया। तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के बाईं तरफ एक परछाई दिखी। वो एक औरत की परछाई थी जिसने सफ़ेद रंग की मैली सी साड़ी पहनी थी। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का डंडा था। धुंध की वजह से उसका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो हाथ हिलाकर मदद मांग रही थी। एक्सप्रेसवे के उस सुनसान मोड़ पर एक अकेली औरत को देखकर मुझे धक्का लगा। मैंने सोचा बेचारी मुसीबत में ना हो। मैंने गाड़ी धीमी की, लेकिन तभी मेरे अंदर से एक आवाज़ आई। अक्सर ऐसी जगहों पर लूटपाट के किस्से सुने थे। यही सोचकर मैंने रुकने का प्लान कैंसिल किया। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और तेजी से आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ दूर गाड़ी बढ़ाई, हेडलाइट के सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से किनारे पर खड़ी मिली। ये देख के मेरी रूह कांप गई थी। अभी तो मैंने उसे पीछे छोड़ा था, वो इतनी जल्दी आगे कैसे आ सकती है। मैंने फिर से गाड़ी की रफ्तार 110 के पार कर दी। मेरा सीना अब धक धक कर रहा था। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अगले ही मोड़ पर वो फिर से सामने थी। इस बार वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायर सड़क पर घिसटते हुए रुके। गाड़ी उसके लगभग 2 फुट पहले रुकी थी। वो औरत अजीब तरीके से खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसके बाल कमर तक लंबे और उलझे हुए थे, जिनसे कोई चिपचिपा लिक्विड टपक रहा था और उससे ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई जानवर कई दिनों से सड़ रहा हो। मैंने सहमी हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? आप सड़क के बीच में क्यों खड़ी है? उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। तभी हेडलाइट की रोशनी में मैंने जो मंजर देखा उसने मुझे सुन्न कर दिया। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसका जबड़ा इतना नीचे तक खुला हुआ था जैसे उसे किसी ने जोर से खींचकर तोड़ दिया हो। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके हलक से एक अजीब सी गुर्राहट आई। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कार के अंदर बर्फ जैसी ठंडक छा गई। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। मैंने फौरन गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और टायर चलाते हुए वहां से भागा। शीशे में मैंने देखा वो अब भी वहीं खड़ी मुझे देख रही थी और उसके फटे हुए चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। लेकिन असली दहशत तो तब शुरू हुई जब मैंने पीछे की सीट पर नजर डाली। वहां की गद्दी पूरी तरह गीली थी और नीचे पायदान पर वही काला लिक्विड बह रहा था। ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरा पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था, जबकि कार का एसी फुल था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रियर व्यू मिरर में साफ दिख रहा था कि पीछे की सीट का कपड़ा धीरे धीरे गीला होता जा रहा था। वो काला गाढ़ा लिक्विड अब सीट से टपक कर नीचे फर्श पर जम रहा था और उस लिक्विड से अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मेरी आंखें सड़क पर थी, लेकिन पूरा ध्यान पिछली सीट पर लगा था।
तभी अचानक कार की केबिन लाइट अपने आप जल गई। उस पीली रोशनी में मैंने देखा पिछली सीट पर कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन सीट का कुशन ऐसे दब रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां आकर बैठ गई हो। तभी स्पीकर से फटी हुई आवाज आने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद रेडियो का सिग्नल टूट रहा है, लेकिन फिर वो एक औरत की कराहने की आवाज में बदल गई। वो आवाज मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, पर जितना समझ पाया था उस हिसाब से उस औरत को पानी चाहिए था। ये सब सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे थे। मैंने बगल में रखी पानी की बोतल उठाई और बिना पीछे देखे उसे पिछली सीट की तरफ उछाल दिया। बोतल जैसे ही सीट पर टकराई, एक जोरदार छपाक की आवाज हुई, जैसे वो किसी गीली चीज पर गिरी हो। ढक्कन अपने आप खुल गया और सारा पानी बिखर गया। अचानक तभी कार का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में बेकाबू होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से पूरी गाड़ी को जोर जोर से झकझोर रहा हो। मैंने स्पीड बढ़ाई, 90, 100, फिर 110, लेकिन तभी कोहरे के बीच मुझे एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था किशन गांव 15 किलोमीटर। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं पिछले 20 मिनट से फुल स्पीड में कार चला रहा था, फिर भी वही बोर्ड बार बार मेरे सामने ही आता जा रहा था। किशन गांव 15 किलोमीटर, यानी मैं एक ही चक्रव्यूह में कैद हो चुका था। तभी मेरी गर्दन के ठीक पीछे मुझे एक बर्फीली सांस महसूस हुई। वो सांसें इतनी ठंडी थी कि मेरी खाल सुन्न हो गई। मैंने धीरे से अपनी आंखों को मिरर की तरफ घुमाया और तब जो मैंने देखा वो देख के मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। पिछली सीट के अंधेरे कोने से 2 लंबी, पीली और झुर्रियों वाली उंगलियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही थी। उन उंगलियों के नाखून काले और नुकीले थे, जो सीट के कवर को बुरी तरह कुरेद रहे थे। वो उंगलियां धीरे धीरे मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। मैंने जोर से चीखते हुए ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके के साथ डिवाइडर के पास रुकी। सारी लाइटें टिमटिमा कर बुझ गई। चारों तरफ अब पूरा सन्नाटा छा गया था, सिर्फ कोहरा और बाहर से आती अजीब सी चीखें। मैंने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ लॉक हो चुका था। न खिड़कियां खुल रही थी और न ही दरवाजा। मैंने डैशबोर्ड पर सिर पटकना शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी कार के पीछे वाले शीशे पर बाहर से किसी ने जोरदार वार किया। वो एक मानो धक्का सा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत अब कार के पीछे चिपकी हुई थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और उसके मुंह से वही काला लिक्विड टपक रहा था। वो अपनी नुकीली उंगलियों से पीछे वाले कांच पर कुछ तो लिख रही थी। वो क्या लिख रही थी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कार की छत पर भारी कदमों की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज कार की छत पर रेंग रही हो। छत की टिन धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसने लगी, ठीक मेरे सर के ऊपर। मुझे महसूस हो रहा था कि ऊपर कुछ है जो पूरी ताकत से लोहे को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। तब मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी चालू की और गाड़ी फुल स्पीड में भगाई। फिर लगभग 20 मिनट ड्राइव करने के बाद मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा। वो बजरंगबली का ही मंदिर था। मंदिर को देखते ही मैं समझ गया कि मैं उस छलावे से बाहर आ चुका हूँ। फिर पूरी रात मैंने उसी मंदिर में बैठ के काटी और अगली सुबह लगभग 5 बजे के आसपास गाड़ी स्टार्ट की और चला के वापस अपने घर पहुंचा। इस एक घटना ने मेरी जिंदगी में ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी मुझे रात में कहीं जाने से डर लगता है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भेजी हुई कहानियां सुनाऊं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी हॉरर स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें इंस्टा आईडी, और मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। इस कहानी को सुनते वक्त अपने आसपास के सन्नाटे पर गौर करना, क्योंकि कभी कभी आहट सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनाई देती है। मेरा नाम ईशान है। मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ, जिसका काम पुरानी और जर्जर इमारतों को नया रूप देना है। पिछले साल मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, रायज़ादा हवेली। इस हवेली को एक लग्जरी रिजॉर्ट में बदलना था। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था। हवेली के बड़े लोहे के गेट पर जंग लगी थी।
और उसे खोलते ही एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई बूढ़ी औरत दर्द से करा रही हो। हवेली का केयर टेकर एक दुबला पतला आदमी था जिसका नाम दीनू था। लालटेन लेकर वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी और वो लगातार अपनी उंगलियां चटका रहा था। साहब, रात को यहाँ काम मत कीजिएगा, दीनू ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। क्यों दीनू, बिजली तो है ना यहाँ? मैंने मजाक में पूछा। दीनू ने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाया, यहाँ बिजली तो है साहब, पर रोशनी नहीं, और यहाँ जो सुनाई देता है उसे कभी अनसुना मत कीजिएगा। मैंने उसकी बातों को वहम समझा और अपने कमरे में चला गया। हवेली के अंदर की बनावट अद्भुत थी, पर हर कोने में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई चीज रुकी हुई है। रात के 11 बजे थे। मैं अपने ड्राइंग बोर्ड पर हवेली का मैप तैयार कर रहा था। पूरी हवेली में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे पेन के चलने की आवाज आ रही थी। अचानक मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धप धप। कोई बहुत भारी कदमों से ऊपर वाले कमरे में टहल रहा था। मैंने सोचा शायद दीनू होगा। आवाज थोड़ी देर चली और फिर अचानक रुक गई। मैं फिर से अपने काम में जुट गया, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। टक टक। कौन है? मैंने पूछा, पर कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला, पर बाहर गलियारा बिल्कुल खाली था। पीली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। मैं वापस आकर बैठने ही वाला था कि तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत ठंडी सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे बर्फ की कोई चादर मुझे छू गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर मेरे ड्राइंग पेपर पर, जो अभी तक खाली था, काली स्याही से एक छोटा सा जूता बना हुआ था। वे एक बच्चे का जूता था। अगले दिन मैंने दीनू से ऊपर वाले कमरे की चाबी मांगी। दीनू का हाथ कांपने लगा। साहब, वो कमरा नंबर 302, वो पिछले 80 सालों से नहीं खुला है। रायजादा खानदान की छोटी बेटी अमीशा वहां रहती थी। मेरी जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो गई थी। मैंने जबरदस्ती चाबी ली और ऊपर पहुंच गया। कमरे का ताला खोलते ही धूल का एक गुबार उठा। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त ठहर गया हो। एक छोटी सी गुड़िया पलंग पर पड़ी थी और दीवारों पर बच्चे के हाथ के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन रखी थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो अपने आप चलने लगी। सुई घूम रही थी, पर कोई संगीत नहीं बज रहा था। बस एक आवाज आ रही थी, सिसकियों की अजीब सी आवाज। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग पर गई। उसमें एक सुंदर महिला और उसकी छोटी बेटी थी। पर जैसे जैसे मैं उसे देख रहा था, महिला का चेहरा काला पड़ने लगा और बच्ची की आंखों से असली लाल लिक्विड टाइप कुछ बूंदें टपकने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। तभी कोठरी के अंदर कोने से एक छोटी बच्ची रेंगती हुई बाहर आई। उसके बाल सफेद थे और उसका शरीर झुलसा हुआ था। वो मेरी तरफ देखते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। मैं नीचे हॉल में पहुंचा तो देखा कि दीनू वहां नहीं था। पूरी हवेली का नक्शा बदल चुका था। गलियारे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैं जिस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता, वो मुझे वापस उसी कमरे नंबर 302 के सामने खड़ा कर देता। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। इसे शैतान का पहर कहा जाता है। तभी मुझे हॉल में एक बड़ी मेज सजी हुई दिखी।
वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही थी और तरह तरह के पकवान रखे थे। मेज के चारों तरफ सफेद साए बैठे थे जिनके चेहरे नहीं थे। बैठो ईशान। एक भारी आवाज आई। वो पेंटिंग वाली महिला थी। वो अब हवा में तैर रही थी। अमीषा को दोस्त पसंद है। पिछला आर्किटेक्ट तो जल्दी हार मान गया था, पर तुम मजबूत लगते हो। मुझे याद आया कि मुझसे पहले जो आर्किटेक्ट यहाँ आया था वो कभी घर वापस नहीं पहुंचा। अब मुझे उसकी तस्वीर मेज पर रखी दिखी। वो रो रहा था और उसकी रूह उस तस्वीर में कैद थी। मैंने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। मुझे याद आया कि दीनू ने कहा था कि यहाँ बिजली है पर रोशनी नहीं। मैंने मेज के पर्दे में आग लगा दी। आग लगाते ही वो साए चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें ऐसी थी जैसे हजारों कांच एक साथ टूट रहे हों। मैं गेट की तरफ भागा। आग पूरी हवेली में फैल रही थी, पर जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, अमीषा, वो छोटी बच्ची, वहां खड़ी थी। उसने मेरा पैर पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरा मांस जमने लगा। मत जाओ, यहाँ सब हमारे साथ रहते हैं। वो रोने लगी। मैंने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ छलांग लगा दी। पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। मैं बेहोश हालत में सड़क पर मिला। पुलिस और एम्बुलेंस आई। जब मैंने उन्हें हवेली के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। रायज़ादा हवेली तो 1942 की उसी आग में जलकर राख हो गई थी, जिसमें पूरा परिवार मारा गया था। वहाँ पिछले 80 सालों से सिर्फ खंडहर बचे हैं। वहाँ कोई नहीं रहता, कोई केयरटेकर, कुछ नहीं। तुम वहाँ किसके साथ थे? मैं पूरी तरह सन्न रह गया। आज मैं अपने शहर के फ्लैट में हूँ, पर कल रात जब मैं सो रहा था, मुझे अपने बिस्तर के नीचे से वही आवाज सुनाई दी, उस बच्ची की। तो उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ेदार स्टोरीज आप सबसे पहले सुन सकें।